नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूवर्स, आज का वीडियो खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज का हमारा मेहमान खास है। और मेहमान खास तब होता है जब वो अपने व्यक्तित्व से और अपने कर्तृत्व से समाज के सामने कुछ ऐसे दीपक जलाता है, कुछ ऐसी शम्मा जलाता है जो अंधेरों को रोशन करती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं भूमिका बना रहा हूं, मैं पहेलियां बुझा रहा हूं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उनका परिचय वैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतना भर कह दूं कि वो जैन समाज की एक विशिष्ट शख्सियत आचार्य चंदना जी के नाम से उनको जाना जाता है। और आपको याद होगा, अभी कुछ ही माह पहले भारत सरकार ने जिन्हें पद्म श्री के विभूषण से अलंकृत किया था और जैन समाज के लिए गर्व और गौरव की गाथा उनका नाम बन गई थी। तो व्यूअर्स, आज उन शख्सियत से बात करते हैं कि आखिर उनका जीवन बचपन से लेकर के अब तक एक संक्षिप्त झलक मिले। साधना के क्षेत्र में वो कैसे बढ़े, आखिर क्या कोई घटना हुई जिसने उनको झकझोरा कि वो साधना के क्षेत्र में आए। और साधना के क्षेत्र में आने के बाद माफ कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि हमारे समाज के साधु संत संप्रदाय की दौड़ में चले जाते हैं। उनमें से अगर कोई विशिष्ट शख्सियत राष्ट्र के लिए समर्पित हो गई हो और उनका मूल्यांकन राष्ट्र ने किया हो, राष्ट्र ने उन्हें पद्मश्री के उन चंद लोगों की कतारों में रखा हो जो समाज की गरिमा, गौरव और शान को विभूषित करते हो। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं गुजरात। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त बड़ी कृपा करके उपस्थित हैं जैन धर्म संघ की विशिष्ट शख्सियत आचार्य चंदना जी। नमन वंदन आचार्य चंदना जी। हाँ जी, अपनी बात की शुरुआत कर लेते हैं। जी, मैंने जो सवाल रखा है कि आपके बचपन से लेकर के आप साधना पथ पर कैसे बढ़ी, कोई ऐसी घटना जिसने आपको इसके लिए तैयार किया, और उसके बाद समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आपने ऐसे कौन से आयाम दिए जिससे राष्ट्रीय हित में, राष्ट्र के लिए एक मतलब आपका मूल्यांकन हुआ और जैन समाज के लिए गर्व और गौरव की बात हुई। आचार्य चंदना जी। मेरा बचपन एक संपन्न परिवार में हुआ। परिवार बड़ा था, किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न सामने न था, लेकिन परिवार में कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी को भी जरूरत होती, मैं उन लोगों के लिए कुछ मदद करने की आदत बन गई थी। स्कूल में जाती, बच्चों के पास पेंसिल न देखती, मेरा मन व्यथित हो जाता। मैं जिस तरह से भी हो सकता है उस तरह से बच्चों को मदद करने की कोशिश करती जी। परिवार में मेरे इन संस्कारों को देखकर लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होता कि और भी बच्चे हैं, मंदिर में जाना हो तो मुझे जाना है। स्वामी प्रज्ञानानंद जी, जो एक वैष्णव परंपरा के विशिष्ट विद्वान संत साधना में थे, मेरे गांव के सामने ही एक गणेश गिरी पहाड़ी पर वो साधना करते थे। मेरे पिताजी के साथ मैं उन्हें दूध और फल लेकर के सुबह करीब 3 माइल चल करके जाते, उनको फल देते, प्रणाम करते। एक दिन वे गुफा के सामने खड़े थे। मैंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, जैसे आपको भगवान मिले हैं, क्या मुझे भी भगवान मिलेंगे? और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ दे करके मुझे बहुत प्रेम से आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ बेबी, तुम्हें भी भगवान मिलेंगे। और मुझे इतनी खुशी हुई उस खुशी को और उनके उस आशीर्वाद को मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगी। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मैं 8-9 साल की थी। 8-9 साल की उम्र में एक वैष्णव संप्रदाय के बड़े संत ने आपको आशीर्वाद दे दिया था कि जाओ बेबी, आपको भी भगवान मिलेंगे। तो वहीं से एक शुरुआत हो गई, आपके मन को कुछ लगने लग गया कि हाँ अब कुछ होगा।
अच्छे काम करने का विचार तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन कुछ भविष्यवाणियां करने का मन, कभी भी कुछ भी किसी के लिए कह देना कि तुम जाओ, तुम्हारी शादी एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो कपड़े का व्यापारी होगा। बचपन में किसी के लिए कुछ भी बोल देना एक आदत बन गई थी। और वो हो जाता था, वो हो जाता था, हो जाता था। बड़ी बात। तो परिवार में एक आश्चर्य था कि ऐसे ऐसे कैसे बोल जाती है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो मुझे वे एक आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, मेरी माँ, मेरी दादी मूर्ति पूजक, मेरे माँ स्थानकवासी, उनके गुरु आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज मुझे उनके पास लेकर के गए और उन्होंने कहा कि शकुंतला, ये मेरा नाम उस समय बचपन का शकुंतला था, तो शकुंतला इस प्रकार से ऐसा ऐसा ये करती है, सोचती है, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो कहा कि इसको दीक्षा लेनी है क्या, पूछ लो। मुझे पूछा क्या दीक्षा लेनी है, तो मैंने पूछा दीक्षा क्या होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा पढ़ना और अच्छा काम करना। तो मैंने कहा मुझे तो दोनों ही चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं ले लेती हूँ दीक्षा। तो फिर कहा कि फिर हमारे साथ रहना होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रह लूंगी। तो बस उन्होंने उनके पास दीक्षा के पहले मैं 4 वर्ष तक साथ में रही। मुझे अच्छा लगता था उनका सब कुछ। तो मैंने अध्ययन किया, फिर दीक्षा ली गुलाबपुरा में, मेवाड़ में दीक्षा ली आचार्य आनंद ऋषि महाराज के पास में। गुलाबपुरा जो भीलवाड़ा के पास है? बिल्कुल भीलवाड़ा के पास है, विजयनगर भीलवाड़ा ब्यावर जी। वहां पर दीक्षा ली। और दीक्षा मेरे सुमति कुंवर जी मेरे गुरु, तो उनके पास में मैंने दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद में उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 15 वर्ष में मैंने दीक्षा ली जी। 14 पूरा हो चुके थे, 15 वर्ष शुरू हुआ था जी। तो मुझे उन्होंने कहा कि बस अगर ली है दीक्षा तो पढ़ाई में पूरा मन लगा लो। और उनकी प्रेरणा से, उनके संरक्षण से, उनके आशीर्वाद से, उनकी पूरी तरह से सद्भावना से मैंने 12 वर्ष तक मौन किया। और बस उस मौन करने के बाद में जहाँ भी बन सका, जिस तरह से चूंकि विहार करते थे, पैदल चलते थे, तो जितना भी टाइम मिलता, जो गांव में शहर में पंडित मिल जाते उन पंडितों से भी पढ़ाई की। और भारतीय विद्या भवन बॉम्बे, मतलब लगभग 40,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा में, कभी बॉम्बे, कभी अहमदाबाद, कभी पूना, अलग अलग जगहों पर प्रवास करते हुए बस फिर परीक्षाएं भी दी। भारतीय विद्या भवन की दर्शनाचार्य किया, बनारस विश्वविद्यालय से व्याकरण और नव्य न्याय करके शास्त्री किया, हिंदी से साहित्य रत्न किया, धार्मिक परीक्षा बोर्ड पाथर्डी से सिद्धांताचार्य किया। तो एक तरह से अध्ययन करने के बाद में मैंने देखा कि महावीर कुछ और कहते हैं, महावीर का धर्म कुछ और है और हमारा जीवन कहीं और है। एक तरह से अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे अध्ययन करने का मौका मिला। और जब मैंने शास्त्रों को देखा, भाष्यों को पढ़ा, टीकाओं को पढ़ा, चूर्णियों को देखा, इतिहास पढ़ा, तो मुझे ऐसे लगा कि हमारे आचार्यों ने भी समय समय पर जीवन की व्यवस्था में और जनता तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी संशोधन और परिवर्तन किया है। और आज हम छोटी छोटी बातों के लिए इस प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में उलझ गए हैं कि हमारा जो जीवन है वह एक जो व्यापक और समाज के लिए होना चाहिए, और समाज के इतने बड़े प्रश्न हैं उसकी तरफ में न देख करके हम एक विशिष्ट क्रियाकांड तक अपने आप को सीमित रख रहे हैं, ये मुझे नहीं जचा। तो मैंने फिर थोड़ी सी बात की कि भाई मेरी आवाज पहले से ही ऐसे थोड़ी सी महीन है और माइक हो तो मैं बोल सकती थी। तो लोगों का आग्रह होता था कि आपको माइक का उपयोग करना चाहिए, परंतु माइक का उपयोग करना, इसके लिए प्रायश्चित लेना होगा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि प्रायश्चित क्यों। तीर्थंकर महावीर ने भी जीवन में अनेक बार नदियां पार की है,
नौका में बैठे हैं जन कल्याण के लिए। उन्होंने जहाँ भी कहीं जरूरत पड़ी है वो गए हैं। कहीं संघर्ष है, कहीं युद्ध है, कहीं आपस के मतभेद है, कोई आतंकवादी व्यक्ति है, वहां पहुंचे हैं और उन्होंने जनता को कष्टों से बचाया है। तो आज आसपास में चारों तरफ में देखते हैं समाज में कितनी विषमताएं, कितने प्रश्न हैं। हम उस संबंध में हम सोच करके अपना समय क्यों नहीं उन लोगों के लिए देते हैं। तो कहा कि हम नहीं कर सकते, हमारी ये परंपरा नहीं है जी। तो जब परंपरा नहीं है तो मैंने सोचा कि मैंने दीक्षा किसी परंपरा के लिए नहीं दी है, मैंने कोई अच्छा काम करने के लिए। और मुझे महावीर से प्रेम है, महावीर के वो शास्त्रों से प्रेम है, उनके संदेश से प्रेम है, उनकी विश्व मैत्री के विराट भाव से मुझे अत्यंत प्रेम है। वो पेड़ों को बचाने की बात करते हैं, पशु पक्षी को बचाने की बात करते हैं, मनुष्य को बचाने की बात करते हैं, जीवन के प्रत्येक अस्तित्व से। और जब उन्होंने उनसे पूछा, महावीर से पूछा कि बनते हजारों वर्षों के बाद में भी अगर कोई आपको याद करे तो किस संदेश, एक छोटा सा संदेश दे दीजिए। तो उनका जो संदेश है गजब का संदेश है। उन्होंने नहीं कहा कि तुम तप करो, उन्होंने नहीं कहा कि तुम ध्यान करो, कि तुम साधना करो, कि भक्ति करो, कि मुक्ति प्राप्त करो। उन्होंने कहा अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हारे जीवन का सूत्र नहीं शास्त्र बन जाए मैत्री। मैत्री तुम्हारे जीवन का शास्त्र बन जाए। और उनके शब्द हैं मित्तिम भूयेषु कप्पये, तुम्हारे जीवन का शास्त्र संपूर्ण सृष्टि के तमाम जीवों के साथ में हो। तो इतना बड़ा संदेश, और हम मैत्री अगर किसी के दुख का निवारण न कर सके, किसी के जीवन में सहयोगी न बन सके तो मित्रता कैसी। ऐसे थोड़ी चुपचाप बैठ करके आंखें बंद करके ध्यान करके हम विश्व मैत्री कर लेंगे। कौन करेगा हमसे मैत्री। सामने कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो हाथ फैला करके एक तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। उनको देख करके हमारे मन में नहीं होता कि हम भी, हमारे भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं, हमारे परिवार के ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो इस तरह से भीख मांगते हैं, लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं। और जिस तरह से मैं रास्ते से जब भी मैं देखती हूँ मेरा मन तरफ जाता है कि इनको किस प्रकार से इनको जीवन की इस सही दिशा को लोगों को देने के लिए अपने प्रयत्न कर सके, मुझे बहुत पीड़ा होती है। तो बस मैंने इसी दृष्टि से सोचा कि मुझे इस दिशा में काम करना है। मैं परिवार में वृद्ध लोगों को उपेक्षित देखती, तो फिर मैंने सोचा, और जब सोचा तो संघ ने स्पष्ट कहा कि अगर ये तुम्हें सब कुछ करना है तो तुम हमारे संघ में नहीं रह सकती हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपना काम, अपना रास्ता अपना लूंगी। तो मैंने जीवन की आचार संहिता में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय नहीं किया। मैं महावीर की भूमि विरायत राजगीर में आई और मैंने सोचा कि जब महावीर की विचारों के अनुसार मुझे काम करना है तो उन्हीं की भूमि में करना है। और मैंने देखा कि बिहार में इसकी नितांत आवश्यकता है। बिहार ज्यादा गरीब है और जिस भूमि पर एक स्वर्ग था आज वह भूमि वीरान है, अपराध है, हिंसा है, शिकार है, अभाव है। एक तरह से ऐसा देखा जाए तो परिवार के बूढ़े बड़े लोगों की कोई सेवा की दृष्टि से उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने सोचा कि अपना काम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो इसका मतलब आपकी जो शुरुआत हुई वो महावीर की उस भूमि से हुई और इसीलिए नाम विरायतन रखा गया। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक अर्थ निकाल रहे हैं संजय जी। यही बात थी कि मुझे जब महावीर की भूमि में महावीर के विचारों को लेकर के अगर मुझे जीना है तो उसी जगह से काम को शुरुआत कर दे। और इसीलिए वीर तीर्थंकर महावीर की भूमि, आयतन, भूमि, तीर्थ क्षेत्र, उस तीर्थ भूमि से। तो बस एक तरह से उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? आपने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, परंपराओं को छोड़कर, मतलब सीमित
जगह को छोड़ करके पूरा आकाश मेरा है, पूरी मानवता मेरी है, महावीर का वही उपदेश, जीवो और जीने दो। तो उसी आधार पर जब आप चले, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? क्योंकि वो ये जो आपका निर्णय था चुनौतीपूर्ण निर्णय था, बहुत सरल निर्णय नहीं था। मैं 32, आपकी 32 वर्ष की उम्र में आपने जी आपने, और मैंने निर्णय 26 वर्ष में ही किया था। उसके बाद संघर्ष में से, विवादों में से निकलने में मुझे 4-5 साल लग गए थे। तो एक थोड़ा सा समय देना पड़ा उनके साथ में बात करने में, समझाने में। और अगर अलग होकर के मुझे काम करना है, और काम करना है तो मुझे उस प्रकार का वातावरण तैयार करना होगा। इसके लिए मैं अलग अलग जगह जा करके मैंने थोड़ा सा 5 वर्ष उसमें लगा दिए, और अच्छा हुआ। एक तरह से समाज में एक विश्वास पैदा हुआ। नहीं तो आज बिहार किसी जगह में जैन परिवार का एक व्यक्ति नहीं, परिचय नहीं, मेरी बात को कौन समझ सकेगा। और ऐसा वातावरण भी न था कि मैं अपनी बात उन लोगों तक समझा दूं और कोई बात मेरी समझ करके मेरे साथ चले, ऐसा वातावरण भी न था। इसके लिए थोड़ी सी सामाजिक तैयारी आवश्यक थी। तो कलकत्ता जैन समाज, आगरा जैन समाज, कानपुर जैन समाज, इस समाज से थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करने का आश्वासन दिया, सहयोग भी दिया। तो इन सब लोगों के सहयोग के कारण मैं आगरा, कानपुर और कोलकाता, बनारस और कलकत्ता, विशेष करके कलकत्ता, जमशेदपुर, धनबाद, झरिया, इन तमाम क्षेत्रों में मैं गई, उन लोगों से संपर्क किया, उन लोगों को समझाने की कोशिश की। उन लोगों ने सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन लोगों के सहयोग से मैंने राजगीर में काम की शुरुआत की। ये आपकी यात्रा यहाँ से शुरू हुई कठिन संघर्षों के बाद में, और आज आप याद कर रही हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आप कठिन समय में होते हैं, उस वक्त जो आपका साथ देते हैं वो जीवन भर आपको याद रहते हैं, और इसीलिए आपने उनको याद किया है। तो हम भी जिन जिन समाजों के बारे में साध्वी जी ने, आचार्य जी ने कहा है, उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आपने बहुत दूरदर्शिता का जो है उस वक्त निर्णय लिया था, और शायद इसीलिए समाज के लिए आज एक गर्व और गौरव की गाथा बन गई है। आचार्य जी, आगे आपने मतलब आज विरायतन आपका एक ऐसा नाम हो गया है जिसकी कई शाखाएं हैं, कई सामाजिक क्षेत्र हैं, अलग अलग संदर्भों में आप सेवाएं दे रही हैं। हमें बताया गया कि जब भुज में भूकंप आया था, गुजरात में बहुत बड़ी भूकंप की त्रासदी हुई थी, उस वक्त आपने एक ऐसा सहयोग का वातावरण पैदा कर दिया था कि आप सरकार के एक तरह से समानांतर खड़ी होकर के जीवन बचाने का काम कर रही थी। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? मैं 26 जनवरी को राजगीर में एक बहुत बड़ा कैंप का आयोजन था। करीब 1001 मरीजों के ऑपरेशन की सारी तैयारियां थी। लोग पूरी तरह से लगे हुए थे, सारी व्यवस्थाएं थी, डॉक्टर्स थे, काम करने वाले लोग थे। वहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर का भी ओपनिंग था। बाहर से, अमेरिका से भी काफी लोग उस समय आए हुए थे। और जैसे ही मुझे पता लगा सुबह 8 बजे कि गुजरात में कच्छ में भयंकर अर्थक्वेक आया है, तो बस वही था कि मैंने कहा कि कार्यक्रम यहाँ एज इट इज चलने दिए जाए। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन मैं और मेरे साथ कुछ लोगों को मैं लेकर के मैं कच्छ जाऊंगी। लेकिन सभी लोग यही कर रहे थे, लोग हंसते हैं, लोगों के घर टूट चुके हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, आप कैसे जाएंगे, कैसे काम करेंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, तो आपको नहीं जाना है। काफी, पर मैंने कहा कि देखो, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इस समय अगर तीर्थंकर महावीर होते और हजारों की संख्या में लोग जो घर टूट चुके हैं, व्यवसाय समाप्त हो चुका है, परिवार के कितने ही व्यक्ति एक तरह से उनका क्षतिग्रस्त हुए हैं, गुजर गए हैं, ऐसी तकलीफ में अगर हम उनके साथ में नहीं है तो कौन से समय में
जिस समय लोग आराम से रह रहे होंगे, आराम से खा पी रहे होंगे, उस समय उनके पास जाएंगे। कैसे तकलीफ के समय में हमें जाना चाहिए। बिल्कुल समाज के अगेंस्ट में होकर के मैं यहाँ आकर के मैंने काम की शुरुआत की और मैंने देखा क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो ऐसे देखा कि यहाँ पे बहुत सारी अनगिनत संस्थाएं यहाँ पे आई है और आकर के वो लोग कोई किसी को कपड़े दे रहे हैं, कोई किसी को खाना दे रहे हैं, कोई किसी को टेंट दे रहे हैं, व्यवस्थाएं हैं। लेकिन मैंने देखा कि वो जो बच्चे हैं उन्हें तो मजा आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल बंद हो चुके थे, तो जब स्कूल बंद हो चुके थे तो बच्चों के लिए तो घूमना फिरना मस्ती करना, तो मैंने सोचा कि अगर कुछ करना है तो इन बच्चों के लिए काम किया जाए, इन महिलाओं के लिए काम किया जाए, इन लड़कों के लिए काम किया जाए। तो मैंने उन दिनों में करीब 35 सेंटर अलग अलग जगहों पर, जहां अपने पास में 6000 बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की और टेंट लगाए, उन लोगों को पढ़ाई का प्रबंध करवाया और एक तरह से लोगों को जब सपोर्ट देने की कोशिश की तो धीरे धीरे जब काम को देखते गए तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो एक तरह से आज कच्छ में एजुकेशन का बहुत अच्छा सेंटर बन चुका है। यहाँ 11 कॉलेज है, स्कूल्स है और एक तरह से डायग्नोस्टिक सेंटर भी कोरोना के समय में बना है और जी अच्छा काम आचार्य जी आज विलायतन के बारे में थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि विलायतन की कितनी शाखाएं हैं, कहाँ पर है, क्या क्या काम हो रहा है। और एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपके सामने पटल पर छोड़ रहा हूँ। हमारे सामने कुछ ऐसे संदर्भ भी आते हैं जिसमें जैन समाज के आर्थिक पक्ष के कमजोर लोग जो बहुत मतलब मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, उनके बच्चे प्रतिभावान होते हैं लेकिन वो उन्हें उस रूप में पढ़ा नहीं पाते। उसकी वजह से कई बार योग्य प्रतिभाएं समाज के सामने आने से रह जाती है और वो प्रतिभाएं जो पढ़ नहीं पाती वो हीन भावना की शिकार हो जाती है। क्या विलायतन में समाज के ऐसे कमजोर लोगों के बच्चों के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? बिहार में है, लिछवाड़ में है, पावापुरी में है, राजगीर में है। इसी तरह से यहाँ कच्छ में भी काफी बड़ा सेंटर है। नेपाल में हो रहा है कोरोना के कारण, वहां पर भी अर्थक्वेक के कारण काम की शुरुआत की थी लेकिन कोरोना के कारण 2-2.5 साल तक बंद हुआ। वहां पर भी अब बहुत जल्दी शुरू होगा। इसी तरह से पालीथाना में है, साचोर में है, ओसियाची में है, ये देश में है और बाहर में। क्या बोले? ओसियाची कहाँ हुआ? राजस्थान में ही है ओसियाची जो सचिया माता का मंदिर। हाँ बस वही, वहां पर है आपका? हाँ वहां पर भी अपना स्कूल है जी। हाँ स्कूल है, वहां पर भी गरीब बच्चों के लिए है वो स्कूल है। साचोर में भी है, राजस्थान में, जयपुर में है। तो एक तरह से अलग अलग जगह पर एजुकेशन के सेंटर चल रहे हैं और मेरा पूरा प्रयास है कि देखिए जैन समाज के तो उनकी किसी भी परिस्थिति में प्राथमिकता तो लोग देते हैं और यहाँ पर भी, लेकिन कोई भी ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता है और उसे पढ़ने की व्यवस्था नहीं है तो कच्छ में, जखनिया में अपने पास में बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल है, भोजनालय है, स्कूल है, कॉलेज है। वो केजी से पीजी तक अध्ययन कर सकता है। ऐसा सर्वसाधारण कोई भी व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति, मैं आपकी इस इंटरव्यू के द्वारा लोगों को सूचना देना चाहती हूँ कि आप विलायतन कच्छ इससे कॉन्टेक्ट कर लें और अपने बच्चों को निश्चिंतता से भेज दीजिए। अभी कोरोना से पीड़ित बच्चे अपने पास में हैं, 50 बच्चे अपने पास में हैं। वो उन बच्चों को भी जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है या एक तरह से ऑर्फन चिल्ड्रन है या जो जरूरतमंद बच्चे हैं वे अपने पास में आते हैं और उनके रहने की व्यवस्था, उनकी
के भोजन की व्यवस्था, जो आसपास के गरीब बच्चे हैं उनको फ्री पढ़ने की, यहाँ इतना आप निश्चिंत रहिएगा कि चाहे राजगीर हो, चाहे पावापुरी हो, चाहे कच्छ में हो, यहाँ जैन या अन्य किसी धर्म का जन हो, तो जन समाज के लिए विरायतन काम करता है, जन समाज के लिए काम करता है। और जो अहिंसक बच्चे होते हैं, जो कहीं मांग नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए तो विशेष रूप से ध्यान दिया ही जाएगा। इस तरह से आप निश्चिंतता से मेरी बात को पहुंचा दीजिएगा कि जहां बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था हो। और मैं समाज से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि समाज समृद्ध समाज है, जैन समाज समृद्ध समाज है। यह डोनेशन काफी बड़े प्रमाण में करता है, देता है जी। और एक तरह से अहिंसक समाज है। देखिए, मैं किसी समाज का पक्ष लिए बिना, ये अल्पसंख्यक समाज है, लेकिन किसी ने कभी भी कोई विद्रोह किया हो, किसी आंदोलन किया हो, कहीं हिंसा की हो, कहीं हत्या की हो, कहीं उपद्रव किया हो, ऐसी एक भी दुर्घटना इस समाज के साथ नहीं है। यह अहिंसक समाज है। ये जहां उसको जरूरत पड़ती है, इस समाज के द्वारा सैकड़ों स्कूल चलते हैं, सैकड़ों सेवा के काम होते हैं। ये समाज सेवा में और एजुकेशन में हमेशा अग्रणी रहा है। और जब कभी काम करना हुआ है, चाहे देश में कहीं भी विपत्ति आई है, तो इस अल्पसंख्यक समाज ने वहां जाकर के सबके लिए काम किया है, जन समाज के लिए काम किया है, जैन समाज के लिए भी काम किया है और जैन समाज के लिए भी काम किया है। तो आज विरायतन इतना जो कुछ कर रहा है, उसमें अधिकांश में सहयोग जैन समाज का है। इसलिए मैं जैन समाज की भी अत्यंत उपकृत हूँ कि आज ये इतना बड़ा, जहाँ अपने 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, हजारों बच्चे, हजारों वृद्ध, उनको स्वास्थ्य लाभ होता है। ये सरकार से अपनी कोई मदद नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट से अपनी कोई मदद नहीं है, ना अपने कहीं किसी से डोनेशन के लिए डिमांड की है। लेकिन लोग देखते हैं, काम देखते हैं, और काम देख करके लोगों का अपने आप इस संस्थान के प्रति सहयोग और समर्थन का भाव है, और वो प्रेम से डोनेशन करते हैं। मैंने कभी किसी को डोनेशन के लिए डिमांड नहीं की, कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा। लोग आते हैं, राजगीर में हो, चाहे कच्छ में हो, चाहे नेपाल में हो, लोग स्वयं अपनी प्रेरणा से आकर के सपोर्ट करते हैं और काम होता है। और सभी लोगों का सहयोग है, सभी लोगों का, मेरे पास सभी जाति के लोग काम करते हैं, डॉक्टर से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के प्रत्येक जगह, सभी जगह सभी लोग सभी तरह के काम करते हैं। लेकिन न धर्म के नाम पर, न जातीयता के नाम पर, न किसी भाषा के नाम पर, न कभी किसी भी प्रकार से मेरे यहाँ पे इस 50 वर्ष में एक भी छोटा सा कोई मंदिर हुआ हो, ऐसी दुर्घटना नहीं है। बहुत बड़ी बात है। आप सांप्रदायिक सद्भाव के प्लेटफॉर्म को आप चला रही हैं। आपकी एक बहुत बड़ी बात मैं आपके माध्यम से, आपने जो कहा उसी को मैं अपने शब्दों में इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से जैन समाज के, हालांकि आपने सर्व समाज की बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है, हमारे पास जैन समाज के ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं, तो मैं स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूं जैन समाज के उन लोगों के लिए कि आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से जो अपने बच्चों को सही रूप से शिक्षा संचालित करवा पाने में असमर्थ हैं, और उसकी वजह से वो अपने बच्चों को व्यापार में धकेल देते हैं या फिर कहीं पर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आचार्य चंदना जी का विरायतन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भविष्य भी बनाया जाता है, स्वास्थ्य की सेवा भी की जाती है, बुजुर्गों की भी की जाती है, बच्चों की देखरेख से लेकर के केजी से लेकर के पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई निशुल्क और पूरी इनकी व्यवस्था के अंतर्गत होती है। आचार्य जी ने कच्छ की बात कही है, आचार्य जी ने और कौन से सेंटर बताए हैं आचार्य जी आप? एजुकेशन की दृष्टि से केवल एजुकेशन के बाद निवास की व्यवस्था नहीं है। बिहार, राजगृह, पावापुरी। और जहां पर निवास की व्यवस्था है वो कोई सेंटर है? कच्छ में आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं निश्चिंत होकर के, वहां पर पढ़ाई और उनकी पूरी व्यवस्था।
आचार्य जी, जी सुरक्षा, जी 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 जी, उनके स्वास्थ्य के लिए और के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि एकदम अभिभावक के रूप में, एकदम संरक्षक के रूप में, माता पिता का पूरी की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए यह संस्थान आपके बच्चों के जीवन निर्माण का काम करेगा और यही बच्चे फिर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे उपक्रमों को देख करके ही कि आप भारत को बना रही हैं, आप बच्चों का जीवन बना रही हैं, उन बच्चों का जो प्रतिभावान हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों की प्रतिभा को आप आगे तक पहुंचा रही हैं। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि आपको भारत सरकार का एक अत्यंत गौरवशाली सम्मान मिला है। तो चंदना जी, आचार्य जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आपने कहा कि जैन समाज, सर्व समाज बिल्कुल जब देखते हैं, काम को देखते हैं, वो डोनेशन देते हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब काम को देख करके डोनेशन देते हैं लोग, तभी तो समाज का काम होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थितियां भी हैं जहां पर नाम को देख करके किया जाता है कि जहां पर हमारा नाम जितना बड़ा लगेगा उतना बड़ा हम डोनेशन देंगे। ऐसी भी विसंगतियां हैं, लेकिन अच्छा लगा आपका मैं बहुत जीवन में पॉजिटिव रही हूँ और मुझे से लगा कि ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन लोगों ने अभी कभी अपने नाम की अपेक्षा किए बिना चुपचाप काम कर जाते हैं, कर लेते हैं, करना चाहते हैं। तो समाज में एक ऐसा वातावरण, ऐसा मतलब एक तरह से एक उस कार्य की पवित्रता को देख करके, उस कार्य की आज 250 एकड़ में कच्छ का विरायतन है, कहीं पर भी जाकर के खड़े हो जाए तो आपको ऐसा महसूस होगा कच्छ में कि जहां महसूस होगा कि आप आश्चर्य करेंगे। अपना रुद्राणी में कच्छ में एक सेंटर है जहां 500 बच्चे, वो एक ढूंगा करके एक बस्ती है यहाँ पे, ढूंगा में मतलब छोटी छोटी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। तो वहाँ के बच्चे अपने पास आते हैं, तो बच्चे आ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए बस की व्यवस्था होती है। तो बस से आते हैं, बच्चे आते हैं अपने घर से, कभी नाश्ता करके आते हैं, कभी नहीं आ पाते। तो उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, जाने आने की व्यवस्था, एक बार भोजन की व्यवस्था और सब कुछ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उसी जगह जहाँ वो स्कूल है, जैसे पुराने आश्रम में, तो वहाँ लगभग 500 जितने आम के पेड़ हैं, विरायतन के ही हैं, आम के पेड़ हैं। तो आम के पेड़ों पर वो फल लगे हुए हैं, लटक रहे हैं। छोटे बच्चे भी हाथ से वो फल तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई मजाल कि एक भी बच्चा उस फल के पास जाकर के उसने फल भी तोड़ा हो। वो पूरा खुला है, पूरा एरिया खुला है, लेकिन किसी आकर के कोई फल उठा लिया हो या तोड़ लिया हो, ऐसा नहीं है। तो एक तरह से इस तरह से संस्कार, वो वातावरण ही संस्कारित है, लोगों में संस्कार ही है, लेकिन बच्चों में भी उस प्रकार के संस्कार है कि हम बिना दिए किसी चीज को हाथ नहीं लगाते हैं। तो एक तरह से मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे केवल एजुकेशन ही ना मिले, इन्हें संस्कार भी प्राप्त हो। इतना बड़ा वातावरण है, इतनी जो 20-20 साल से जो स्कूल चलते हैं, आज उसका फर्नीचर देखो, उसके कमरे देखो, उसका बाहर का देखो, उनके पेड़ पौधों को देखो, तो आपको लगेगा कि नहीं, जैसे यूनिवर्सिटी का कोई एक बाहर का सुंदर कॉम्प्लेक्स है। अगर आप भी आएंगे, आप देखेंगे, तो आपको भी लगेगा कि कुछ समय इस जगह पे व्यतीत करने में हमारी जिंदगी में एक अलग तरह का परिवर्तन आ सकता है। कुल मिलाकर कुदरत का नजारा जहाँ पर है, हरियाली भी है और शिक्षा भी है, संस्कार भी है, संस्कृति भी है, तो अद्भुत सामंजस्य है। आचार्य जी, आपका परिवार तो बहुत बड़ा है। अगर मैं विरायतन के सभी लोगों को जोड़ लूं, आपके बच्चों को जोड़ लूं, तो मुझे यह लगता है कि मैं माफी चाहते हुए कहना चाहूंगा, एक संदेश भी है, माफी चाहते हुए संदेश है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है जैन समाज में कि हम साधु संतों की संख्या को ही बड़ा बता करके अपना परिवार बताते हैं। सिर्फ परिवार हम वही मान लेते हैं। परिवार तो वहां होता है जहां सेवा के
जितने भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं वो आपके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और जहां इस तरह की सेवा होती है और लोग खुद ब खुद आकर के अपनी समृद्धि का प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी समृद्धि को कहीं न कहीं पुण्य के रूप में शुद्ध कर लेते हैं, तो उस समृद्धि से जो निर्माण होता है उसमें संस्कार और संस्कृति की गरिमा खुद बोलती है। आपका परिवार जी, आपका परिवार तो बहुत बड़ा है चंदना जी तब तो। बस मुझे ऐसे लगता है कि जब एक तीर्थंकर महावीर का कि सारी दुनिया को अपना परिवार बना दो, सारी दुनिया में अपना प्रेम फैला दो, तो अपने आप परिवार और क्या होता है। वो केवल रिश्तेदारियां, वो परिवार नहीं। परिवार जहाँ प्रेम है वही परिवार है। अगर प्रेम नहीं है तो उस परिवार का कोई मतलब नहीं होता, और जहाँ प्रेम है वो हर व्यक्ति उस परिवार का सदस्य बन सकता है। जी। आचार्य जी, एक बात मुझे बताइए, बिहार से जब आपने वो यात्रा शुरू की थी, जब परिवर्तन के दौर में आपने संघर्ष के बाद शुरुआत की थी विरायतन की, आज आप जिस मुकाम पर हैं, कभी आप अतीत को देख करके और वर्तमान को देख करके आज आपके मन में ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो गया, आपने जो सोचा वो कर लिया? मुझे ऐसे जीवन में करने के लिए जो मैंने सोचा था उसका तो क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, लेकिन मनुष्य अपनी क्षमताओं से हमेशा ज्यादा ही विचार करता है। मैंने तब सोचा था कि सारी दुनिया को मैं अहिंसा की बात समझा दूं, प्रेम की बात समझा दूं, मैं कह सकूं कि इस दुनिया में युद्ध ना हो, कोई किसी को ना मारे। मैंने हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक मैंने उन लोगों के साथ में मीटिंग करके कहा कि अपराधियों को दंडित ना करो। कोई बीमार हो जाए शरीर से तो उसके लिए हॉस्पिटल है, तो कोई मन से बीमार है तो उस व्यक्ति के लिए एक अच्छे लोगों के पास भेज करके उनके मन की जो विकृतियां हैं, बीमारियां हैं, उसको दूर करके उसे अच्छा बना दो। काउंसलिंग करनी चाहिए। आप उस बात को कह रहे थे। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ, आपने इतना बड़ा उपक्रम किए, इतने विरायतनों की शाखाओं की स्थापना की, आपको सरकार से, राज्य सरकारों से, प्रशासन से बिल्कुल उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, भले ही आप सब्सिडी न लीजिए, उनकी डोनेशन मत लीजिए। कहीं आपको ऐसा भी लगा कि प्रशासन के द्वारा कहीं अवरोध होता है, सरकार के द्वारा अवरोध होता है, या आपको सहयोग मिलता गया? मुझे इतना जरूर मैं कहूंगी कि एक समय था जब आसान था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया कठिनाइयां बढ़ती गई है। और जबकि इतना समय हो चुका है और आज अगर मैं डायग्नोसिस सेंटर बना रही हूँ या वहाँ पे एक स्कूल बना रही हूँ तो उसकी फॉर्मेलिटी करने में पहले इतना समय नहीं लगता था, लेकिन अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ गए हैं। लेकिन आज की परिस्थितियों में अपने किसी की आलोचना किए बिना प्रयत्न करके अपना रास्ता साफ करना चाहिए। नहीं आचार्य जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल हिसाब से करते हैं, कॉमर्शियल हिसाब से करते हैं, उनकी बात अलग है। जो सेवा के हिसाब से करते हैं, क्या आप सरकारों से, प्रशासन से ये कहना चाहोगे कि उनके लिए एक अलग गाइडलाइन बननी चाहिए? बिल्कुल मैं इस पक्ष में बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि अपनी सरकार से कह सके कि आप आइए, देखिए, कहीं पर भी एक छोटा सा भी इनलीगल काम हो, मैं इसको बिल्कुल उन लोगों से कहूंगी कि आप आकर के निरीक्षण करके होता है तो आप इसको बताइए, हम पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं कोई भी अनैतिक काम करने के पक्ष में नहीं हूँ, और अगर कहीं पर भी अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आकर के उसको क्लियर कर दे मैं। लेकिन ऐसे जो अच्छे काम जो लोग कर रहे हैं उनका रास्ता जितना आसान हो सके वो काम और अधिक तेजी से हो सकता है। इस विषय में मैं सरकार से अत्यंत विनम्रता से निवेदन करना चाहूँगी। बिल्कुल ये पक्ष जाना चाहिए कि जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए अलग गाइडलाइन हो, उनको पेचीदगियों में न उलझाया जाए ताकि वो सेवा की रफ्तार को और तीव्र कर सके और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। अब मैं आपसे इस इंटरव्यू के समापन के मोड पर, वैसे आपका एक वीडियो में इंटरव्यू लेना, आपको आपके व्यक्तित्व को पूरा आंकना, मापना और आपकी
सारी गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाना सरल नहीं है, नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमने ये प्रयास किया है। और मैं अब आपसे यह जानना चाहता हूं कि आचार्य चंदना जी इस मुकाम पर आकर के अब और आगे क्या करना चाहती है? क्या वो समाज से, समाजों से कोई अपील करना चाहती है कि उनके काम को और तेज गति से रफ्तार मिल सके, जिससे और तेज गति से आप सेवा के संसाधनों को लोगों तक पहुंचा सके? मैं अभी मेरे सामने 6 जगह का काम चल रहे हैं। एक नेपाल में चल रहा है, जहाँ पे पूरी कोशिश होगी कि नेपाल की आम जो सर्वसामान्य जनता है, उस जनता तक उसे एक अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और अच्छा जीवन जी सके, उसके लिए एक एजुकेशन का सेंटर, और वहाँ पे मैं नेपाल में है एक। दूसरा एक प्रोजेक्ट कच्छ में है, वह यहाँ पे समूह शरण, यहाँ में तीर्थंकर महावीर का जो व्यापक जन संदेश है विश्व मैत्री का, उस संदेश को एक समूह शरण के रूप में यहाँ पे करना चाहती हूँ। एक प्रोजेक्ट जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है बॉम्बे और बेंगलोर में, कि जहाँ एक तरह से आज मनुष्य जाति और एक तरफ से हमारे आसपास की एक इतना बड़ा पशु संसार है जो हिंस्र है, जो खूंखार है, जिनसे सभी प्राणी भयभीत है। वे लोग भी युद्ध नहीं करते हैं, वो अपने शरीर के लिए आवश्यकता तक, लेकिन मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी, सर्वश्रेष्ठ प्राणी अपने आप को कहता है, और सारी दुनिया पर शासन करने की दृष्टि से अपने सत्ता विस्तार के लिए जो एक मनुष्य को समाप्त करता है, एक मनुष्य बना नहीं सकता लेकिन मनुष्य को मिटा सकता है। ऐसी जो हिंसक वृत्तियां मनुष्य के जीवन में एजुकेशन के माध्यम से आ रही है, एक एजुकेशन जो जीवन को बचाने के लिए गोलियां बनाता है, और एक गोलियां, एक एटम बम वो इस प्रकार से बनाता है जो मनुष्य को खत्म करना चाहता है। तो ये दोनों के दोनों एजुकेशन के बीच में से आ रहा है। एक बचाना भी चाहने वाला भी उसी एजुकेशन, उसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उन किताबों से, स्कॉलर से आता है, साइंस से आता है, और वो मारने का भी उसी जगह से आता है। तो यह एजुकेशन जहाँ जिस कारण से मनुष्य के जीवन में इतनी भयंकर विकृतियां पैदा हो रही है, क्या उससे मनुष्य को बचाया जा सकता है? क्या मनुष्य को निवृत्त किया? इस पर रिसर्च मैं बॉम्बे में रिसर्च इन एजुकेशन सिस्टम, इस तरह से मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट बेंगलोर और बॉम्बे में करना चाहती हूँ, जहाँ दुनिया के बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे स्कॉलर्स बुला करके, उन लोगों से बात करके, उन लोगों से विचार चर्चा करके, बड़े बड़े एक तरह से उसका प्रयोग करके, क्लासेस लेकर के, ऐसा कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट मेरी कल्पना है। एक सवाल मेरा मैं आपसे बीच में ये पूछूंगा, मैं भूल नहीं जाऊं, कि शिक्षा तो सरकार भी देती है और लोग शिक्षित भी होते हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलती, डिग्रियां लेकर के घूमते रहते हैं। शिक्षा आप भी दे रही हो, जीवन बना रही हो, लेकिन जीवन के साथ क्या स्किल है, क्या नौकरी का भी कोई रास्ता है कि वो बच्चे जो आपके यहाँ से निकलते हैं वो सुरक्षित भविष्य उनको मिल जाता है? ऐसा कुछ भी चल रहा है, निकट भविष्य में होने वाला है या कर चुके हैं? ऐसा है कि अभी पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उन बच्चों के संस्कारों में, उनके अध्ययन में, कि अगर ये काम ना हो तो आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं हो तो जिसे वोकेशनल ट्रेनिंग मैं बच्चों को, बहनों को, लड़कियों को और जो भी अपने आसपास के लोग हैं उन सबसे, और अभी तक मेरे ख्याल से विराट दिन के ऐसे किसी, और अपने कहा है कि अगर तुम्हें नौकरी ना मिले तो तुम हमसे संपर्क करो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे आए हैं कि जो वापस आए कि एजुकेशन देने के बाद में हमें काम नहीं मिला है। बहुत कम। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके यहाँ से जो पढ़ कर के गए हैं उनको अपने क्षेत्रों में रोजगार मिल गया है, और अगर नहीं मिलता तो आपने अपने दरवाजे उनके लिए खुले रखे हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सिर्फ संस्कार ही नहीं, रोजगार भी जीवन यापन का सम्मानजनक एक साधन भी ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। तो आचार्य जी, आज आपसे
बात हुई है, आपने एक सरल रूप में अपना एक रेखा चित्र आपने हमारे सामने दिया है। हम ये आशा करते हैं कि कभी भविष्य में ईश्वर की कृपा से हम आपके उन क्षेत्रों में जाकर के और वहां से आपकी जमीन पर खड़े होकर के जब अपनी बात कहेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और सुनने वालों को भी ये लगेगा कि हाँ, बात जो आचार्य जी ने कही है वो बात, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे प्रमाणित करने से होगा, आपके वहां जाकर के सैकड़ों लोगों ने प्रमाणित कर दिया है, लेकिन हमारे व्यूवर्स जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनके लिए निश्चित रूप से थोड़ा असरदायक होगा। फिर भी मैं ये चाहूंगा, आपसे एक निवेदन भी कर रहा हूं, आप अपने सहवर्तिनी जी को एक ये कहिएगा कि मैं सिर्फ इस वीडियो में आपकी और मेरी आवाज नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आपके क्षेत्रों की एक क्लिप जुड़े जिसमें आवाज ना हो, दृश्य जुड़े, पढ़ते हुए बच्चे जुड़े, आपका वो क्षेत्र दिखे और उसके साथ साथ आपकी और मेरी आवाज चले, तो लोगों को ये लगेगा कि विरायतन की एक झलक जो वहां पर है वो यहाँ पर वो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं संजय जी, मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ कि जहाँ भी कभी भी आपको और आपके दर्शकों में से भी, आपके श्रोताओं को भी, किसी को भी यहाँ विरायतन आना हो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमेशा के लिए दरवाजे खुले हैं। वो आ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं और एक तरह से इसका लाभ भी उठा सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको अत्यंत प्रेम से निमंत्रण दे रही हूँ कि जब भी मौका मिले, अनुकूलता हो, जरूर जरूर आप विरायतन आए। आचार्य जी, आपके स्वास्थ्य के लिए हमारी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें ताकि ये सेवा के कार्य और तेज गति से प्रगतिमान हो सके। आपने अपना समय दिया और समय के साथ आपने अपने जो प्लेटफॉर्म के बारे में एक आध्यात्मिक पटल, सामाजिक और राष्ट्रीय पटल कैसे बनता है, वो महावीर के सिद्धांतों के अनुसार उस सिद्धांत को लेकर के जियो और जीने दो, मैत्री भाव, प्रेम भाव, सबको साथ में लेकर चलने की एक भावना के साथ कैसे चलता है, ये एक मिसाल है, एक उदाहरण है। और ऐसे उदाहरण ही अंधेरों में रोशनी करते हैं और एक रोशनी की मिसाल के रूप में आपका ये साक्षात्कार जा रहा है। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका व्यूवर्स ये थे आचार्य साध्वी चंद्रा जी, जिनको भारत सरकार ने पद्म श्री के पुरस्कार से नवाजा है और इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की झलक इस साक्षात्कार के माध्यम से एक रेखा चित्र के रूप में हमने आप तक पहुंचाई है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।